हाँ फ्रेंड, दिस इज उमेश एंड वेलकम इन चैनल उमेश बायोलॉजी। फ्रेंड, जैसा कि आपने पिछला वीडियो देखा जिसमें हमने आपको नॉनस्टॉप के बारे में बताया था। नॉनस्टॉप में हमने नॉनस्टॉप की पूरी लाइफ साइकिल के बारे में हमने आपको डीपली एक ही वीडियोज में कंप्लीट करा दिया उसे। आज की इस वीडियोज में हम क्लोरेला एल्गी के बारे में पढ़ेंगे। क्लोरेला एक प्रकार की ऐसी एल्गी है जो कि साइनोफाइसी मेंबर के साथ बिलोंग करती है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लोरेला एल्गी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसका अगर आप पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उसका लिंक पा सकते हैं सिर्फ डिस्क्रिप्शन में ही। तो आज की इस वीडियो में हम क्लोरेला के लाइफ साइकिल के बारे में पूरी कंप्लीट नॉलेज आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लोरेला, अगर हम क्लोरेला की बात करें तो क्लोरेला एक प्रकार की क्लास साइनोफाइसी का एक एल्गी है। और इसके अगर हम सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन की बात कर ले यहीं पर, तो इसका जो क्लास है क्लोरोफाइसी, ऑर्डर जो है क्लोरोक्वेकेल्स है, फैमिली जो है क्लोरोएसी है। और इसके अगर हम अक्रेंस की बात करें, हैबिटेट की बात करें कि जो क्लोरेला एल्गी है वह कहाँ पर पाया जाता है, तो जो क्लोरेला एल्गी है वह आपको फ्रेश वाटर के साथ साथ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के साथ साथ ब्रैकिश वाटर में ये जो क्लोरेला एल्गी है वह पाया जाता है। फ्रेश वाटर का मतलब नदी, झील, तालाब, ये सब जो वाटर पाए जाते हैं उनमें जो वाटर, नदी, झील, तालाब, इन सब चीज़ों में जो वाटर पाया जाता है उसे हम लोग फ्रेश वाटर बोलते हैं। टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का मतलब स्थल का स्थान, जहाँ पर स्थल का एरिया हो, जहाँ पर भूमि हो। और ब्रैकिश वाटर का मतलब जहाँ पर फ्रेश वाटर और मरीन वाटर जहाँ पर मिलते हैं वहाँ का जो वाटर होता है तो उसे हम लोग ब्रैकिश वाटर बोलते हैं। तो इन तीनों जगहों पर जो क्लोरेला एल्गी है वो पाई जाती है। मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज जो होती है वह इसकी फ्री लिविंग होती है, लेकिन कुछ स्पीसीज इसकी सिम्बियोटिक और पैरासिटिक एसोसिएशन रखती है, जैसे कुछ एनिमल से और प्लांट के साथ। जैसे सम ग्रो विद इन टिश्यू ऑफ एनिमल, कुछ एनिमल के टिश्यू के ऊपर भी रहते हैं, कुछ प्लांट के ऊपर भी रहते हैं। जैसे क्लोरेला पैरासिटिका जो है वह एज ए पैरासाइट इन स्पॉन्जिला और ओफरेडियम के ऊपर रहता है। और क्लोरेला लेचियाना जो है इज एन एल्गल सिम्बियोंट ऑफ लाइकेन कैल्शियम क्लोरेनिया। इसका यह सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखता है। सिम्बियोटिक एसोसिएशन का मतलब ही दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होते हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि क्लोरेला को एक वास स्थान मिल जाता है और जो अदर एनिमल्स होते हैं उनको भी उससे लाभ होता है, तो इसीलिए सिम्बियोटिक एसोसिएशन है। अगर हम क्लोरेला कॉन्डेक्ट्रिक्स की बात करें तो यह सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखता है और इनवर्टिब्रेट से, जैसे हाइड्रा, पैरामीशियम, ये सब जो है तो इनसे यह सिम्बियोटिक एसोसिएशन रखता है, सहजीवी लक्षण रखता है हाइड्रा और पैरामीशियम से। इसके अलावा कुछ इंडियन स्पीसीज जो क्लोरेला के हैं, जैसे क्लोरेला इलिप्सियोडा है, और इसके अलावा क्लोरेला पैरासिटिका है, क्लोरेला गैंग्लियन मेरिटा है। ये सब जो एग्जाम्पल हैं या इंडियन स्पीसीज जो हैं यह क्लोरेला के हैं। तो ये सब क्लोरेला के अकरेंस की बात हो गई कि क्लोरेला जो एल्गी है वह कहाँ पर पाई जाती है और इसके कुछ स्पीसीज के बारे में, कुछ सिम्बियोटिक एसोसिएशन के बारे में। इसके बाद हम देखते हैं थाइलस स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरेला का थाइलस कैसा होता है। तो अगर आप क्लोरेला के थाइलस को देखें तो क्लोरेला का थाइलस जो होता है कुछ इस तरीके का दिखता है। आप देख रहे हैं ये क्लोरेला का थाइलस है, और इस क्लोरेला के थाइलस में आपको डिफरेंट टाइप की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। इसके थाइलस स्ट्रक्चर में पहली बात तो यह है कि यह एक यूनिसेलर और नॉन मोटाइल होता है। इसका जो थाइलस होता है यूनिसेलर और नॉन मोटाइल होता है। और यह मतलब नॉन मोटाइल का मतलब इसमें मूव नहीं कर सकता यह। और इसके अलावा यह जो होता है इसमें इसकी जो वॉल रहती है दी स्फेरिकल और इलिप्सिडियल सेल आर बाउंड बाय द ट्रू सेलुलोजिक वॉल। इसकी जो सेल वॉल रहती है वह स्फेरिकल और इलिप्सियोइडल सेल से बाउंड की रहती है। इसमें क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है वह कप शेप का होता है। पेरेंट विदाउट पैरेनट, पेरेंट जो रहता है विदाउट पैरेनट पाया जाता है। और दी फोटोसिंथेटिक थाइलाकोइड डू नॉट शो ग्रेना। इसमें जो फोटोसिंथेटिक थाइलाकोइड होता है वह ग्रेना को शो नहीं, ग्रेना लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो नहीं करता। बट इन थाइलाकोइड आर स्टैक्ड अनअरेंज्ड इन ग्रेना, लेकिन
लेकिन इसका जो थाइलाकॉइड होता है वह ऑरेंज होता है ग्रेना के रूप में। इसके अलावा इसका जो ग्रेना रहता है वह थाइलाकॉइड इसका जो रहता है वह ग्रेना के रूप में अरेंज होता है, लेकिन यह ग्रेना लाइक ऑर्गेनाइजेशन जो है वह शो नहीं करता। इसके बाद अगर इसके क्लोरोप्लास्ट की बात करें, क्लोरोप्लास्ट कैविटी जो रहती है वह साइटोप्लाज्म से भरी रहती है और इन कलरलेस सेंट्रल साइटोप्लाज्म आर लोकेटेड द सिंगल न्यूक्लियस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक सिंगल न्यूक्लियस में इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। इसके बाद अगर हम इसके इन्वायरमेंटल चेंज की बात करें तो इन्वायरमेंटल चेंज इफेक्ट द मार्फोलॉजिकली और क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल। इसका जो इन्वायरमेंटल कंडीशन होता है वह इसके क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल को इफेक्ट करता है। तो ओवरऑल यह थैलस स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। इसका जो थैलस है हमने जैसा कि बताया यूनिसेलुलर और नॉन मोटाइल होता है। यूनिसेलुलर और नॉन मोटाइल के साथ साथ ही इसमें स्फेरिकल और एफिबिलिस्टिक सेल पाई जाती है जो कि ट्रू सेलुलोजिक वॉल की बनी रहती है। क्लोरोप्लास्ट का जो होता है वह कप शेप का पाया जाता है और इसमें पायरोनाइड नहीं पाया जाता। इसके साथ ही इसमें ग्रेना लाइक इसका जो थाइलाकॉइड रहता है वह ग्रेना लाइक ऑर्गेनाइजेशन को शो नहीं करता, लेकिन इसके थाइलाकॉइड में स्टॉक्ड के रूप में ग्रेना जो रहते हैं वे अरेंज रहते हैं। इसका जो क्लोरोप्लास्ट कैविटी होती है वह साइटोप्लाज्म में होती है और साइटोप्लाज्म में भरी होती है और इन कलरलेस सेंट्रल साइटोप्लाज्म जो रहता है वह न्यूक्लियस में सिंगल न्यूक्लियस में लोकेटेड रहता है, जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। इसका जो सेलवाल रहता है क्लोरोप्लास्ट और सेलवाल जो रहता है इन्वायरमेंटल चेंज जो रहता है वह इसकी मॉर्फोलॉजी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो यह इसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। इसके बाद अगर हम इसके रिप्रोडक्शन मेथड की बात करें तो अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें एसेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो रहता है वह कम्प्लीटली क्लोरेला में एब्सेंट रहता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय द एप्लानोस्पोर इसमें देखा गया है। अगर एप्लानोस्पोर की बात करें तो एन ऑटोस्पोर इज नॉन मोटाइल। इस एप्लानोस्पोर या इसे हम लोग ऑटोस्पोर भी बोलते हैं। तो ऑटोस्पोर या प्लेनोस्पोर जो रहता है वह नॉन मोटाइल होता है और ना ही इसमें फ्लैजिला पाया जाता है और यह अपने पेरेंट सेल के अपने देखिए ऑटोस्पोर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यह अपने पेरेंट सेल के समान ही सेफ साइज में होता है बिफोर रिलीज। सेल से रिलीज होने से पहले या बिफोर रिलीज यानी कि सेल से रिलीज होने पहले अपने पेरेंट के सेफ साइज के आकार होता है, इसलिए हम लोग ऑटोस्पोर इसे बोलते हैं। तो यही सब चीज़ लिखी गई कि एन ऑटोस्पोर इज नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजिलेटेड एप्लानोस्पोर is that produced within the parent cell and has same shape size and parent cell। वो अपने पेरेंट सेल के ही समान ही होता है बिफोर रिलीज होने से पहले वो अपने पेरेंट सेल के समान ही होता है। इसके बाद अगर हम फेजेस की बात करें कि किस तरीके की फेज इसमें पाए जाते हैं, इसकी लाइफ साइकिल में कितने फेजेज पाए जाते हैं, तो कुल मिलाकर इसकी जो लाइफ साइकिल होती है 4 फेज में कंप्लीट होती है। पहला जो होती है वह ग्रोथ फेज होती है, दूसरा जो अर्ली रैपनिंग फेज होती है और तीसरा जो होती है पोस्ट रैपनिंग फेज होती है, चौथा जो होता है वह डिवीजन फेज होता है। तो चलिए हम एक एक फेज को इसको कंप्लीट करते हैं। सबसे पहली जो फेज आती है वह ग्रोथ फेज आती है। देखिए अगर हम ग्रोथ फेज की बात करें तो इसका जो सेल रहता है सबसे पहले साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है और फिर उसके बाद अर्ली रैपनिंग फेज में होता क्या है कि सेल इसकी जो रहती है वह अपने आप सेल डिवीज़न के लिए तैयार हो जाती है। पोस्ट रैपनिंग फेज में सेल जो रहती है पूरी तरीके से डिवाइड कर जाती हैं और फोर्थ फेज में डिवीजन फेज में पेरेंट सेल जो रहती है वह रप्चर होकर ऑटोस्पोर का फॉर्मेशन कर लेती है। ऑटोस्पोर लिबरेटेड हो जाती है। इसके जो ऑटोस्पोर रहते हैं चौथे फेज में पेरेंट सेल रप्चर होने के बाद ऑटोस्पोर जो रहते हैं वो लिबरेटेड हो जाते हैं। एक बार फिर से समझिए, ग्रोथ फेज में सेल जो रहती है वो अपनी साइज में ग्रोथ करती है। अर्ली रैपनिंग फेज में सेल जो रहती है वो अपने आप प्रिपेयर हो जाती है सेल डिवीज़न के लिए और पोस्ट रैपनिंग फेज में सेल जो रहती है वह कम्प्लीटली डिवाइड हो जाती है। चौथे फेज में जो डिवीज़न फेज में जो रहती है पेरेंट सेल जो रहती है वह रैप्चर करके ऑटोस्पोर जो रहते हैं इसके लिबरेटेड हो जाते हैं। तो फिगर में भी यह दिखाया गया है इसके पेरेंट सेल कैसे लिबरेट हो रहे हैं। तो इसके बाद
ये बात हो गई या इसके रिप्रोडक्शन से रिलेटेड। फाइनली अगर हम इसके जो क्लोरेला एल्गी है, क्लोरेला जो एल्गी है उसके हमें इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस की बात करें कि तो इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत कुछ है। क्लोरेला जो होता है इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत ज़्यादा, विटामिन मिनरल्स ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो इसका यूज हम लोग हेल्थ सप्लीमेंट के रूप में करते हैं। इन 1920 वारबर्ग डन फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट ऑन क्लोरेला। ये 1920 में वारबर्ग जो थे वो फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट किए थे क्लोरेला पर। और इसके अलावा अनदर पॉसिबल यूज इन द रेगुलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 सप्लाई इन न्यूक्लियर सबमरीन। इसका अनदर पॉसिबल या कि जो सबमरीन होती हैं, जो पनडुब्बियाँ होती हैं, उसमें इसको इसमें ऑक्सीजन के रूप में इसका यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन को स्टोर करने की क्षमता पाई जाती है और यह कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेती है, तो इसलिए इसका यूज करते हैं। इसके अलावा जितने भी अंतरिक्ष यान होते हैं उनमें भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि जब अंतरिक्ष यान से वैज्ञानिक वगैरह अंतरिक्ष में जाते हैं तो वहाँ पर इस क्लोरेला एल्गी का यूज करते हैं, जिससे उन्हें एक इकट्ठी हुई ऑक्सीजन मिलती है। क्योंकि जो होता है क्लोरेला वह कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेता है और ऑक्सीजन को स्टोर करता है, तो इससे उनको ब्रीथिंग में हेल्प मिलती है। इसके अलावा यूज्ड एज एयर प्यूरीफायर, तो प्यूरीफायर एयर प्यूरीफायर में इसका यूज करते हैं। इसके अलावा अगर हम क्लोरेला की बात करें तो क्लोरेला रिमूव्स CO2 एंड रिस्टोर O2, ये सब चीज़ हमने बताया। फोटोसिंथेटिक प्रोसेस, तो ये सब हमने बताया कि या इसके अंदर CO2 को रिमूव करने की क्षमता पाई जाती है और O2 को रिस्टोर करने की क्षमता पाई जाती है। इसलिए इसका यूज सीवेज ट्रीटमेंट में भी किया जाता है। इसका यूज सीवेज ट्रीटमेंट में भी की जाती है, यानी कि जो नाले वगैरह रहते हैं वहाँ पर भी इसका जो नाले के टैंक वगैरह है तो वहाँ पर सफाई करते हैं, तो वहाँ पर भी इसका यूज करते हैं, ताकि जो वहाँ के वर्कर हों उन्हें किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स ना हो। तो इसके अलावा डिकम्पोजर, सीवेज, इन सब चीज़ों में भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा क्लोरेला से क्लोरीन प्रोडक्ट निकाला जाता है, जो कि एक प्रकार का इफेक्टिव एजेंट है बहुत सारे बैक्टीरिया के लिए। तो आज की इस वीडियोज में, एक छोटी सी वीडियोज में, हमने क्लोरेला की पूरी लाइफ साइकिल को कंप्लीट कर दिया, उसके क्लासिफिकेशन, थायलस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और साथ ही साथ उसके इकोनॉमिक्स इम्पॉर्टेंस के बारे में आज की एक छोटी सी वीडियो जो हमने आपको बताया। वीडियो अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे उन्हें भी एक इफ़ेक्टिव नॉलेज मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।